प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलावती त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, कक्षा 12 भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले अध्याय में आपकी पुस्तक के पहले पार्ट का अंतिम अध्याय यानी मानव बस्ती समाप्त हुआ और उसी के साथ पार्ट ए आपका समाप्त हो गया, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। कुल पहले पार्ट में 10 अध्याय थे, जिसमें से इस वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो पाठ कम किए गए हैं, 30% पाठ्यक्रम कम किए गए हैं, उसके अंतर्गत आप जानते हैं 2 लेसन हटा दिए गए थे और 8 लेसन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का दूसरा पार्ट यानी भाग ख। इस भाग ख का नाम है लोग और अर्थव्यवस्था। ये दूसरा पार्ट पूरी तरीके से भारत के संदर्भ में है और आप ये देखेंगे कि इस अध्याय में, इस पार्ट में जो प्रथम 4 अध्याय हैं, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, प्रवास, प्रकार कारण और परिणाम, मानव विकास और मानव बस्तियां, इन चारों अध्यायों को मैंने पढ़ा। कुछ आपको याद आया? निश्चित रूप से याद आया होगा, क्योंकि ये चारों पाठ आप पार्ट क में यानी पहले खंड में पढ़ चुके हैं। तो फिर अब इसकी पुनरावृत्ति क्यों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पार्ट ए में यानी भाग क में आपने जो 4 पाठ शुरू के पढ़े, बल्कि 3 पार्ट शुरू में है और मानव बस्ती बिल्कुल लास्ट में है, तो ये 4 पार्ट जो आपने पार्ट ए में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत पढ़े थे, वो विश्व के संदर्भ में था। और अब ये जो 4 पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, ये भारत के संदर्भ में है। समझ गए आप? यही अंतर है। ठीक है। आपके इस दूसरे खंड में कुल 12 अध्याय हैं और 30% पाठ्यक्रम कम करने के अंतर्गत आप जानते हैं, मैं आपको पहले भेज चुका हूं सूची, 4 अध्याय हटा दिए गए हैं। यानी इस खंड ख में भी कुल 8 अध्याय आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला लेसन लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस नए लेसन के साथ, खंड ख का। पाठ का नाम जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। चूंकि ये 4 अध्याय जो आप शुरू में पढ़ेंगे इस खंड ख में, वो आपने खंड क में पढ़ लिया है, इसलिए उसके बहुत से बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको आसान होगा आगे इन 4 अध्यायों को समझना। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? आप सुनते पढ़ते रहते हैं 125 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़ या 140 करोड़। सटीक नहीं है, अनुमान है। अगर हमें यह बताना हो कि वास्तव में पूरी तरह निश्चित होकर बताया जाए कि जब भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो ये कैसे संभव होगा? किसी देश की जनसंख्या कितनी है इसका पता कैसे लगाते हैं? निश्चित रूप से जनगणना से, यानी लोगों की गिनती करके। तो क्या एक एक व्यक्ति की गिनती करना आसान है? नहीं, ये बड़ा कठिन और श्रमसाध्य कार्य है, किंतु इसे किया जाता है। हर देश एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित अवधि के बाद अपने देश की जनगणना कराता है, यानी अपने देश के लोगों की गिनती करा के ये पता करता है कि उसके देश की जनसंख्या अमुक अवधि में कितनी बढ़ी
या कम हुई, और उसमें और क्या क्या चीजों का बदलाव आया है। तो भारत की सही जनगणना, अगर हमें सही और सटीक जनगणना को बताना हो तो हमें अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगला साल यानी सन 2021, सन 2021 के अंत में जाकर के हमको भारत की सटीक जनगणना की जानकारी हो पाएगी, जनसंख्या की, क्योंकि 2021 में हमारे देश की जनगणना की जाएगी। यानी 2011 के बाद पुनः 10 साल के बाद हम अपनी जनगणना कराएंगे। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, इसलिए अब अगली जनगणना 2021 में होनी है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। ठीक है। अब हम यहां आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि भारत की जनगणना सबसे पहले कब हुई, प्रथम बार, पहली बार कब हुई। तो ये हुई थी 1872 में, बहुत साल पहले, सन 1872 में पहली जनगणना हुई। लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 में हुई। अब यहां एक बहुत विचित्र स्थिति है कि जनगणना और संपूर्ण जनगणना, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं, 1872 में जो जनगणना हुई उसमें सिर्फ लोगों को गिना गया, जबकि 9 साल बाद 1881 में जो जनगणना हुई उसमें स्त्री पुरुष की गिनती के साथ कुछ और चीजों की गिनती की गई या कुछ और आंकड़े इकट्ठा किए गए। वो क्या थे? जैसे धार्मिक आंकड़े, कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने ईसाई आदि, या फिर जाति के आधार पर गणना कि जितनी जनसंख्या है उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं और कितने किस जाति के हैं। और आज अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जनगणना में स्त्री पुरुष की गणना के अलावा बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है। धार्मिक जातिगत आंकड़े तो इकट्ठा किए ही जाते हैं, उसके साथ साथ आयु वर्ग, साक्षरता, रोजगार, ग्रामीण नगरी, ये अनुपात भी जनगणना में इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो वृद्धि है, थोड़ा सा इसकी चर्चा अभी कर लेते हैं, हालांकि बाद में इस पर हम पर्याप्त हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं आपको यहां एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी, यानी 103, इसको हम मान लेते हैं कि 103 करोड़ थी, और 2011 में ये 121 करोड़ हो गई, यानी लगभग 18 करोड़ जनसंख्या 10 साल में बढ़ गई। अगर हम मान लेते हैं कि 2011 से 2021 के बीच बढ़ाव का यही तरीका चलता रहा, तो अगले साल जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? अगर हम 121 करोड़ में 18 करोड़ जोड़ दें तो 139 करोड़, यानी लगभग 140 करोड़ जनसंख्या अगले साल जनगणना में आनी चाहिए, यह हमारा अनुमान है। हम जनगणना के मामले में, जनसंख्या के मामले में दुनिया में आज कहां हैं? आपको पता है, दुनिया में आज हम जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कौन है? चीन। एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप,
इन 3 महाद्वीपों की जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें तो तीनों महाद्वीपों की सम्मिलित जनसंख्या भी भारत की जनसंख्या से कम है। क्या हमें इस पर खुश होना चाहिए? क्या किसी देश के लिए विशाल जनसंख्या का होना खुशी की बात हो सकती है, या फिर ये जनसंख्या उसके लिए बोझ है? जाहिर बात है, अति हर चीज की बुरी होती है। वैसे तो जनसंख्या स्वयं में एक संसाधन है और ये संसाधन किसी देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या का एक निश्चित वृद्धि महत्वपूर्ण होती है। अतिशय जनसंख्या, बहुत ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के संसाधनों के अनुपात को बिगाड़ देती है और फिर वो उस देश के लिए बोझ बन जाती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए। खैर, ये अलग विषय है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम जनसंख्या के वितरण की बात करते हैं। जनसंख्या का वितरण समझते हैं ना? जनसंख्या का बिखराव। आपकी पुस्तक में एक चित्र बना हुआ है भारत का, उस पर सरसों के दानों की तरह बिंदु छिटके हुए हैं। आप उसको देखिए और समझिए कि हमारे देश में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप क्या है। आप देखेंगे कि हमारे देश में जनसंख्या का वितरण पूरी तरह असमान है। यानी कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत सघन है, सघन माने बहुत ज्यादा है, और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत निम्न है, विरल है। ऐसा क्यों है? ये जानने से पहले हम थोड़ा राज्यवार कुछ आंकड़ों को देखते हैं। हम देखते हैं कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या, हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और राज्य इसके बाद है। संघ शासित राज्यों से की बात अगर करें तो सबसे पहले नंबर पर दिल्ली है और दूसरे स्थान पर पुदुचेरी, ये संघ शासित राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और न्यूनतम संघ शासित राज्य लक्षद्वीप है। जैसा कि पुस्तक के प्रथम खंड में आपने पढ़ा था, विश्व के संदर्भ में जनसंख्या का वितरण विभिन्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जनसंख्या वितरण के संदर्भ में। यह बात पूरी तरह से भारत पर भी लागू होती है। तो आइए भारत में जनसंख्या वितरण को असमान बनाने वाले कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, असमान दिखाई देता है। तो आइए इस बिंदु को लेते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कई कारक हैं। सबसे पहले हम भारत के संदर्भ में भौतिक कारक की बात करते हैं। बच्चों, भौतिक कारक में आप जानते हैं भूविन्यास है, जल की उपलब्धता है, जलवायु है, मिट्टी है। ये सारी चीजें आपने देखी हैं। पिछले पहले खंड में आपने विश्व के संदर्भ में जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि ये कारक किस प्रकार, ये जलवायु कारक है या मिट्टी है या प्राकृतिक जो भी भौतिक कारक है, ये किस प्रकार जनसंख्या को आकर्षित करते हैं या उन्हें अपने ओर से विमुख करते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्तरी भारत के मैदानों में, डेल्टाई प्रदेशों में और तटीय मैदानों की जो जनसंख्या है वो अधिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां का भूविन्यास बेहतर है। हम पहले भूविन्यास की बात करते हैं। भूविन्यास बेहतर है, अर्थात
मैदान उपजाऊ और समतल है, जबकि दूसरी ओर मध्य भारत में प्रायः जो महाद्वीपीय उच्च भाग है, हिमालय का क्षेत्र है या उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है, वहां विरल जनसंख्या हमको देखने को मिलती है। विरल जनसंख्या हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ये क्षेत्र उच्च भूमि वाला है, उबड़ खाबड़ है और उपजाऊ भी कम है। ठीक है, तो इस प्रकार भूमि विन्यास एक महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। दूसरे भौतिक कारक की भी बात करते हैं और वो है जलवायु। आप देखते हैं भारत में आमतौर पर तो वैसे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर थोड़ी जलवायु विविधता भी है, जिसका असर जनसंख्या के वितरण पर निश्चित रूप से पड़ता है। जल की उपलब्धता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं जल की उपलब्धता भारत के जिन क्षेत्रों में सही, जैसे भी मुख्य रूप से नदियों के किनारे वाला क्षेत्र जो है वो सिंचित है, नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है। इसी प्रकार तटीय क्षेत्र है, वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता है, इसलिए ये क्षेत्र पर्याप्त रूप से जनसंख्या के मामले में धनी है। जबकि जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, जल कम मात्रा में है, सीमित है, उसकी उपलब्धता सीमित है, वहाँ पर जनसंख्या विरल रूप से निवास करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन भौतिक कारकों को देखते हैं कि वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक है वो किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं सामाजिक कारक जो है और सांस्कृतिक कारक, ये सम्मिलित रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जो स्थान किसी विशेष सांस्कृतिक व्यवस्था के कारण, किसी सांस्कृतिक उपलब्धता के कारण फेमस है, वहाँ कुछ ऐसी सांस्कृतिक धरोहर पाई जाती है जिससे लोग अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर कुछ असामान्य स्थितियां भी होती हैं, कुछ फेवरेबल चीज़ें नहीं होती हैं, तब भी ऐसे क्षेत्रों में लोग बसना पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत के कई ऐसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जहां ऐतिहासिक धरोहर के कारण या सांस्कृतिक विविधता और उसकी प्रमुखता के कारण लोगों का बसाव किसी स्थान विशेष पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और दिलचस्प बात देखते हैं कि जो ये कारक मैंने आपको गिनाए, ये सामान्य परिस्थितियों में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक जो विकास है वो हो रहा है, या खनिजों की उपलब्धता है, या नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। और उसका प्रभाव ये है कि इस जैसे बहुत सारे ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता हो गई, परिवहन साधनों की उपलब्धता हो गई, तो इस सब विकास के कारण इसका लाभ पाकर राजस्थान, झारखंड और प्रायद्वीपीय राज्य, जहां पहले निम्न जनसंख्या निवास करती थी, वहां भी जनसंख्या का बसाव अधिक होने लगा। औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर और ऐसे कई नगर हैं हमारे देश के जो नगरीकरण का लाभ पा करके, और ये प्रभावित करते हैं, ये आकर्षित करते हैं निकटवर्ती या दूर स्थित कस्बाई और ग्रामीण जनसंख्या को, जिसके कारण लोगों का प्रवास होता है और ये नगरीय क्षेत्र दिनों दिन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के रूप में, नगरों के रूप में बदलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज के वैज्ञानिक युग में औद्योगिकरण
खनिजों की जो प्राप्ति है वो नगरीकरण, परिवहन की द्रुत गति और तमाम ऐसी चीजें जो आज के दौर में हमें उपलब्ध हैं, उनसे प्रभावित होकर के भी जनसंख्या का आकर्षण और उसका बसाव निर्धारित होता है, जिससे किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है, सघन हो जाती है, और दूसरी ओर जहां से लोगों का प्रवास होता है वहां जनसंख्या विरल हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम जनसंख्या वितरण के बाद हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। मैं जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ बिंदु यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर इस पर समझाता हूँ। चलो करते हैं। तो आइए देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र की कुल भूमि और वहां निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसका आकलन प्रायः प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग इसका जो आकलन है प्रायः प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हुए लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2001 में भारतीय जनसंख्या का घनत्व था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 2011 में यह बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। सन 2001 में भारत से ऊपर दो देश थे। पहला बांग्लादेश, जिसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 849 व्यक्ति था, और दूसरा था जापान, जिसकी जनसंख्या का घनत्व था 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी भारत 2001 की जनगणना के अनुसार घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर था। ठीक है, 1951 में भारत की जनसंख्या का घनत्व था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी पिछले 50 सालों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जनसंख्या के घनत्व में हुई थी भारत के संदर्भ में। यानी तेजी के साथ जैसे जनसंख्या बढ़ी, उसी तरह जनसंख्या का जमघट भी बढ़ा और उसका घनत्व भी बहुत तेजी से बढ़ा। अब हम जनसंख्या घनत्व के वितरण की बात करते हैं। जनसंख्या के घनत्व का वितरण, जनसंख्या का जो घनत्व है वो भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत कम है। तो इस असमान घनत्व के वितरण को भी हम देख लेते हैं, और इस आधार पर हम भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र को पाते हैं। पहले हैं उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र। इसमें नगरीय क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र है, तटीय राज्य हैं। यहां पे जनघनत्व ज्यादा पाया जाता है, यानी सघन पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व था। बिहार में 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व पाया गया। पश्चिम बंगाल में 1,028, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829 और तमिलनाडु में 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व पाया गया। ये जनघनत्व भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक था, यानी यहां पे सघन जनघनत्व पाया गया। दूसरी कैटेगरी में मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसमें हमारे देश का असम राज्य, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा राज्य सम्मिलित हैं। यहाँ पे जनघनत्व न बहुत ज़्यादा है न कम है, मध्यम स्थिति में है। और तीसरे कैटेगरी में है निम्न जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पे जनघनत्व बहुत कम है। हिमालय के पर्वतीय राज्य, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस श्रेणी में आता है। ठीक है, और अंत में हम इस तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व का मापन। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व एक अशोधित माप है।
कुल कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मनुष्य और भूमि के अनुपात के बेहतर आकलन के लिए कायिक और कृषि घनत्व को ज्ञात करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सार्थक है। तो आइए इन दोनों प्रकार के मापन के संदर्भ में इन दोनों प्रकार के घनत्व को देखते हैं। पहला है कायिक घनत्व और दूसरा है कृषि घनत्व। पहले कायिक घनत्व को देखते हैं। कायिक घनत्व का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसका जो फार्मूला है उससे हम इस घनत्व को समझते हैं। यह है कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। कुल जनसंख्या मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट, जो भी है, ठीक है। कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, टोटल पॉपुलेशन बटा नेट कल्टीवेटेड एरिया। निवल कृषि क्षेत्र का मतलब होता है नेट कल्टीवेटेड एरिया, माने कुल कृषिगत क्षेत्र जिसमें कृषि की जाती है, वो कुल कृषिगत क्षेत्र को हम कहते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया या निवल कृषि क्षेत्र। और दूसरा है कृषि घनत्व, ये उससे थोड़ा अलग है। कृषि घनत्व में क्या है कि केवल कृषक से जुड़ी बातें हैं इस फार्मूले में। कुल कृषिगत जनसंख्या, यहां कुल जनसंख्या थी, यहां है कुल कृषिगत जनसंख्या। कृषिगत जनसंख्या क्या है? इस श्रेणी में कृषक का परिवार और कृषक मजदूर जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ये कृषिगत जनसंख्या होती है। तो कुल टोटल कृषिगत जनसंख्या यानी कि पूरी जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है और निवल कृषि क्षेत्र वही है, यानी कि आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया, कुल कृषिगत क्षेत्र, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम जनसंख्या घनत्व का मापन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन पाठ से दो चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है, वितरण और घनत्व को। अभी वृद्धि और संगठन बाकी है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो और बिंदु इस पाठ में हैं उसे हम अगले लेक्चर में लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।